नमस्कार दोस्तों, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पदार्थों में होने वाला परिवर्तन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक पदार्थों में होने वाला परिवर्तन। तो देखिए, पदार्थों में होने वाला जो परिवर्तन है वो दो प्रकार का होता है, एक तो भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, देखिए सबसे पहले देखें भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में होने वाला परिवर्तन। पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में होने वाला जो परिवर्तन है वो क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या कहा हमने डेफिनेशन में, ऐसा परिवर्तन जिसके कारण पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, जैसे देखिए अवस्था, रंग, गंध, आकार एवं आकृति। यदि पदार्थ की इनमें से किसी एक अवस्था परिवर्तित हो रही है, अवस्था कह दें या रंग कह दें, गंध कह दें, आकार या आकृति में परिवर्तन हो रहा है तो हम कह देंगे उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और ऐसा जो परिवर्तन है वो क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। भौतिक जो परिवर्तन होते हैं वो अस्थायी होते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। और अगले जो इम्पोर्टेंट है, भौतिक जो परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। जब अस्थायी हैं तो इसका मतलब उत्क्रमणीय, यानी दोनों दिशाओं में होंगे, एक अवस्था दूसरी अवस्था में आसानी से परिवर्तित हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम कि बर्फ़ है, बर्फ़ को हमने क्या किया, गर्म किया। बर्फ़ को जब गर्म करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो पानी में। पानी कैसी अवस्था में आ गया, द्रव अवस्था में। बर्फ़ क्या थी, ठोस अवस्था में। अवस्था परिवर्तित हो गई। दोनों ही स्थितियों में पानी का जो सूत्र होता है वो तो क्या है, H2O, और बर्फ़ का भी क्या होता है, H2O। अब पानी को अगर हम और गर्म कर दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बताओ, वाष्प में। वाष्प कैसी अवस्था में चला गया, गैस अवस्था में। उस कंडीशन में भी उसका रासायनिक सूत्र क्या है, H2O। यानी अवस्थाएं परिवर्तित हो गई, ठोस, द्रव और गैस। यानी भौतिक गुण परिवर्तित हो गए लेकिन रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो हम इसे क्या कह देंगे, भौतिक परिवर्तन कह देंगे। तो देखिए इसको कि देखिए बर्फ़ है, बर्फ़ को मैंने क्या किया, गरम किया। बर्फ़ को जब गरम करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, पानी में। अब पानी को हमने अगर ठंडा किया तो पुनः क्या बन जाएगी, बर्फ़ बन जाएगी। बर्फ़ कैसी होती है, ठोस अवस्था में। पानी कैसी होता है, द्रव अवस्था में। अब पानी को अगर हमने क्या किया और गर्म किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, वाष्प अवस्था में। वाष्प कैसी होती है, गैस अवस्था में। वाष्प को अगर हम ठंडा करें तो ये पुनः किस में आ जाएगा, बताओ, पानी, यानी द्रव अवस्था में आ गया। यानी तीनों ही कंडीशन में देखें इनका सूत्र, रासायनिक जो सूत्र होता है वो H2O ही रहता है। बर्फ़ का रासायनिक सूत्र H2O, पानी का H2O, वाष्प का भी H2O। लेकिन अवस्थाएं बदल गई। देखो, बर्फ़ क्या है, ठोस अवस्था में, पानी क्या है, द्रव अवस्था में, और वाष्प क्या है, गैस अवस्था में है। तो देखिए पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित हो गई, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन इन सभी अवस्थाओं में जो जल का कह दें, जल जो है उसका रासायनिक जो सूत्र है वो सभी कंडीशंस में क्या रहता है, H2O ही रहता है। इसका मतलब इसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल क्या परिवर्तित हुए, भौतिक गुण परिवर्तित हुए। इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, भौतिक परिवर्तन कहेंगे। हमने क्या कहा कि पदार्थ के गुणों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसके कारण केवल पदार्थ के भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्या कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। अगर एग्जाम्पल की और बात करें हम भौतिक
परिवर्तन के। तो देखिए ये जो एग्जाम्पल हैं इनमें से ही क्या आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए एक एक को देखें हम। पहला है सोने का पिघलना। भौतिक परिवर्तन में देखा हमने सोने का पिघलना, जब सोने को पिघलाया जाता है और पिघला करके पुनः हम क्या बना सकते हैं बताओ, सोना बना सकते हैं। सोने को जब पिघलाया तो वो ठोस से किस में चला गया, द्रव अवस्था में चला गया। अब द्रव से उसको जैसे ही ठंडा करेंगे तो पुनः क्या बन सकता है, सोना बन सकता है। इसका मतलब ये हुआ केवल किस में परिवर्तन हुआ है, भौतिक गुणों में परिवर्तन हुआ, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे जो परिवर्तन हैं वो क्या कहलाएंगे बताओ, भौतिक परिवर्तन। यानी ये सोने का पिघलना किस में रखा जाएगा, भौतिक परिवर्तन में रखा जाएगा, क्योंकि ये कैसा प्रक्रम हो गया, एक तरह से उत्क्रमणीय प्रक्रम हो गया। जो है पदार्थ जो है अपनी मूल अवस्था यानी पूर्व अवस्था में आ जाता है। फलों से सलाद का बनना। अब फलों से जब सलाद बनाई तो क्या हुआ कि उसके कोई केमिकल चेंज हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। ताज़ा फल ले लो या फलों से क्या बना दी हमने, सलाद बना दी, केवल उसकी आकार या आकृति यानी भौतिक गुण ही तो परिवर्तित हुए हैं, उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए फलों से सलाद का बनना भी क्या कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। कपड़ों का सूखना। कपड़े को जब सुखाया आपने तो कपड़ा कपड़ा ही रहा, उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ। तो हम इसको भी किस में रखेंगे, भौतिक परिवर्तन में। लोहे का चुम्बक बनना। लोहे से जब चुम्बक बनाते हैं वो भी कैसा परिवर्तन है, एक भौतिक परिवर्तन है। उसके केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। मोम का पिघलना। मोम को जब पिघलाया और पिघला करके पुनः क्या बनाई जा सकती है, मोम बनाई जा सकती है। इसका मतलब मोम का पिघलना भी कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। कांच का टूटना। कांच को जब तोड़ा तो उसके केवल भौतिक गुण परिवर्तित हुए, जन आकार आकृति परिवर्तित हुए, उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए कांच का टूटना भी किस में रखा जाएगा, भौतिक परिवर्तन में। आसवन संघनन। ये जो क्रिया हैं आसवन संघनन ऊर्ध्वपातन, ये जो क्रिया हैं इनमें क्या होता है, केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये क्रियाएं भी क्या कहलाती हैं बताओ, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। आसवन और संघनन। ठीक है, संघनन का मतलब क्या होता है कि जैसे ही हमने इस वाष्प को क्या किया, ठंडा किया। वाष्प को क्या कर रहे हैं हम, ठंडा जब करते हैं तो वाष्प जब ठंडी होगी, यानी हमने जैसे ही पानी को गर्म किया, पानी को गर्म करने के बाद में ढका हुआ है तो उससे क्या बनेगी, वाष्प बनेगी। वाष्प बनेगी, कुछ समय के बाद में वो वाष्प ठंडी होगी और पुनः क्या बना देगी, पानी बनानेगी। तो जो कण थे, गैस के जो कण थे वो क्या थे, दूर दूर थे, और वो क्या हो गए, पास आ गए, मिलकर के एक बड़े कण का निर्माण किया। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है। यानी वाष्प अवस्था से किस में कन्वर्ट होना, वाष्प को जब ठंडा किया जाता है और वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है तो उस क्रिया का नाम क्या होता है, संघनन। आसवन क्या होता है, क्वथनांकों में अंतर के आधार पर पदार्थों को पृथक करने की जो विधि है, क्वथनांकों में अंतर के आधार पर, क्वथनांकों में अंतर के आधार पर पदार्थों को पृथक करने की जो विधि है वो क्या कहलाती है, आसवन कहलाती है। ये संघनन क्या होता है, आसवन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, इसको हम डिटेल में टॉपिक में भी पढ़ेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि कुछ ठोस गर्म करने पर सीधे ही किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठोस से किस में कन्वर्ट हो गए, डायरेक्ट गैस अवस्था में। ऐसे पदार्थ ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहलाते हैं और यह क्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जैसे कपूर, नौसादर,
आदि को जब अपन गर्म करते हैं वो डायरेक्ट उनके मध्य की जो अवस्था है द्रव अवस्था नहीं आती, डायरेक्ट ही ठोस से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहलाते हैं और यह क्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपतन कहलाती है। तो ये तीनों जो क्रियाएँ हैं ये कौन से परिवर्तन का उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब देखिए चीनी या नमक का पानी में घुलना, चीनी या नमक अगर आपने पानी में घुली तो भी वो कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चीनी या जब नमक को हमने पानी में घोला तो कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, केवल क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। जल में नमक का मिश्रण हो गया। स्प्रिंग का खींचना, स्प्रिंग को हमने खींचा, पुनः वो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है, उत्क्रमणीय प्रक्रम हो गया। उसके केवल आकार आकृति में परिवर्तन होता है, भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए स्प्रिंग का खींचना भी किस में रखा जाएगा, भौतिक परिवर्तन में। इसके बाद देखो आप बादल का बनना, बादल का बनना भी कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब रासायनिक परिवर्तन की बात करें, नाम से स्पष्ट हो गया इसके भी कि पदार्थ के रासायनिक गुणों में होने वाला जो परिवर्तन है वो क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन। पदार्थ के रासायनिक गुणों में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अब रासायनिक जो परिवर्तन होगा वो इसका मतलब क्या होगा, स्थायी होगा। जब रासायनिक क्रिया होगी तो वो परिवर्तन क्या होगा, स्थायी होगा। और कैसा होगा, अनुत्क्रमणीय होगा, एक ही दिशा में होगा। एग्जाम्पल की बात करें, अम्ल और क्षार की रिएक्शन देखें, उदासीनीकरण अभिक्रिया, NaOH प्लस HCl इक्वल टू बन गया NaCl प्लस H2O। अब देखिए नमक बन गया। अब इस नमक से अपन पुनः क्या नहीं बना सकते बताओ, NaOH अम्ल और क्षार नहीं बना सकते। कब, जब इसमें क्या मिला दिया जाए, पानी। अभी हमने पढ़ा कि नमक और जल का मिश्रण तो कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, यानी उल्टा होगा ही नहीं। NaOH प्लस HCl की क्रिया से NaCl बन गया। NaCl से हम पुनः यह नहीं बना सकते, तो ये एक ही दिशा में संपन्न होता है। इसलिए कैसा परिवर्तन है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। और होने वाला परिवर्तन का नाम क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। एग्जाम्पल देखें हम रासायनिक परिवर्तन के, तो रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल देखिए, दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना। तो दूध से जब दही बनती है, दूध से दही बन सकती है, तो कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। दही से क्या नहीं बनता बताओ, दूध पुनः नहीं बनाया जा सकता। दूध से जब दही बनती है तो एक केमिकल रिएक्शन, रासायनिक परिवर्तन होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है, एक रासायनिक परिवर्तन है। ऐसे ही लोहे पर अगर जंग लग रही है, जब लोहे से चुम्बक बनती है तो वो कैसा परिवर्तन था, भौतिक परिवर्तन। लेकिन जब लोहे पर जंग लगती है तो एक रासायनिक क्रिया होती है, संक्षारण। कौन सी क्रिया है ये, संक्षारण। लोहे पर जंग का लगना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। और ये संक्षारण जो है एक विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण होता है। संक्षारण में क्या होता है, एक विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण होता है, यानी एनोड और कैथोड बनते हैं। लोहे पर जंग का लगना एक विद्युत रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। यह क्रिया क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। लोहे पर जंग का लगना कैसा उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दहन, अब देखिए दहन का मतलब जो होता है वो तो जलना है। दहन का मतलब क्या है, जलना है। अब किसी के साथ में भी दहन लगा रहा है तो इसका मतलब वो कैसा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। क्यों होगा, क्योंकि दहन का मतलब होता है जलना, और जलना का मतलब किसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम, O2 की रिएक्शन करा रहे हैं। कोई चीज़ जलेगी किससे, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन गैस क्या होती है, जलाने में सहायक।
तो जब अपन दहन का मतलब आएगा तो इसका मतलब उस पर O2 की रिएक्शन हो रही है, वायु की क्रिया हो रही है, और वायु की जब क्रिया हो गई तो कैसा परिवर्तन हो गया, वो तो रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो आप ये याद रखना कि कभी भी आपके लिए दहन आ रहा है तो दहन का मतलब जलना, किसी के साथ में भी दहन लग गया, कार्बन का दहन, ठीक है, कार्बन का दहन, मेथेन का दहन, एथेन का दहन, एथीन का दहन, किसी का भी दहन आ गया, दहन का मतलब तो क्या हो गया, जलना। और जलती किससे है कोई चीज़, वायु से, यानी O2 से जलेगी, यानी O2 की क्या करानी है, उस पर क्रिया करानी है। तो इसका मतलब वो कैसा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। अगला देखिए, जैसे कोयले का जलना आ गया जलना, तो इसका मतलब ये तो क्या है, रासायनिक परिवर्तन। एथेन का जलना, एथेन का जलना। पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, यानी मानव शरीर में होने वाली जितनी भी रिएक्शन है उन वो क्या हैं, ये केमिकल रिएक्शन होती है सभी में। श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, इन सभी में क्या होती है, एक रासायनिक क्रिया होती है। इसलिए मानव शरीर की जो भी रिएक्शन हैं आपके लिए आ रही हैं तो इसका मतलब उसको किस में रख दोगे आप, रासायनिक परिवर्तन में। मानव शरीर में होने वाली सभी अभिक्रियाएं किसका उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का। अवक्षेपण, अवक्षेप का बनना। अवक्षेप जब बना, जब भी क्या होता है, अवक्षेप जब बनता है तो आप देखते हो अवक्षेप में क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन होती है, प्रेसिपिटेट जब बनेगा और यह क्रिया अवक्षेपण कहलाएगी। और अवक्षेपण जो है एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन। किण्वन की क्रिया, फर्मेंटेशन, शराब जो बनती है, किण्वन की क्रिया, ये भी क्या है, इसमें भी क्या होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं, केमिकल रिएक्शन होती है, इसलिए ये भी कैसा है, रासायनिक परिवर्तन। फलों का पकना, फल जब पकेंगे तो भी क्या होगा, एक केमिकल रिएक्शन होगी, और फल और सब्जी अगर ख़राब हो गए तो इसका मतलब वो उसमें कौन सी क्रिया हो गई, किण्वन की क्रिया हो गई, और वो भी कैसे हो गई बताओ, रासायनिक परिवर्तन। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर के किसका निर्माण करते हैं बताओ, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CO2 प्लस H2O इक्वल टू C6H12O6, ये बनता है क्या, ग्लूकोज, ग्लूकोज का निर्माण होता है। यह जो क्रिया है प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो भी किसका उदाहरण है बताओ, रासायनिक परिवर्तन का। चावल के आटे का किण्वन से इडली का बनना, किण्वन आ गया इसमें, तो चावल के आटे से किण्वन से क्या बनाएंगे, किण्वन क्रिया द्वारा इडली का बनना। इडली जब बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, एक रासायनिक परिवर्तन होगा, किण्वन की क्रिया होगी, फर्मेंटेशन की क्रिया होगी, और वो कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। एक स्पेशल पॉइंट देखिए, इम्पोर्टेंट नोट लिखा हमने कि मोमबत्ती का जलना, जब मोमबत्ती जल रही है तो उसमें दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इम्पोर्टेंट, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, दोनों परिवर्तन होते हैं मोमबत्ती जब जलती है। हमने कहा कि मोम का पिघलना, मोम जब पिघलेगी तो वो कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। लेकिन मोमबत्ती का जलना कैसा प्रक्रम है, भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कब, जब मोमबत्ती जलती है, तो मोमबत्ती जली, जलती, जलना, जलना बराबर क्या, दहन, दहन का मतलब क्या हुआ, O2 की क्रिया, ऑक्सीजन से जल रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन। जब मोमबत्ती जल रही है इसका मतलब वायु की क्रिया, O2 की क्रिया हो रही है, इसका मतलब कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। और साइड में क्या हो रहा है, मोम पिघल रहा है, और मोम पिघल रहा है, उस मोम पिघले हुए के हम दोबारा क्या बना सकते हैं, मोम ही बना सकते हैं। तो साथ में कौन सा परिवर्तन भी चल रहा है, भौतिक परिवर्तन। तो इम्पोर्टेंट है कि मोमबत्ती जब जलती है तो कौन सा परिवर्तन होता है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ये बात हुई भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन की। ये इसमें कुछ टर्म आई थी, उन टर्म का मतलब समझ लेते हैं कि आसवन क्या होता है, संघनन क्या होता है, और ऊर्ध्वपातन क्या होता है। तो आसवन के बारे में अभी हमने बताया था आपको कि क्वथनांकों में अंतर के आधार पर पदार्थों को पृथक करने की जो विधि है वो क्या कहलाएगी, आसवन कहलाएगी। क्वथनांकों में अंतर के आधार पर
पदार्थों को पृथक करने की जो विधि है उसका नाम क्या है? आसवन है। अब संघनन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है? देखिए हमने ये पानी लिया, यहाँ बर्फ़ और यहाँ वाष्प। पानी कैसा होता है? द्रव अवस्था में। बर्फ़ क्या होती है? ठोस अवस्था में। और वाष्प क्या होती है? गैस अवस्था में होती है। तीनों ही कंडीशन में जो सूत्र होता है वो क्या होता है? H2O। यानी एक तरह से एक ऐसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। तो देखिए इसमें हमने क्या किया कि पानी जो द्रव था उसको जैसे ही हमने ठंडा किया या जमना, और उस क्रिया को क्या कहते हैं? हम हिमांक कहते हैं। पानी वह ताप होता है जिस पर कोई भी द्रव किस अवस्था में परिवर्तित हो जाए? ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, यानी जमने लगे। कोई भी द्रव क्या हो? जमने लगे। वह ताप जिस पर कोई द्रव जमने लगे, और वह क्रिया क्या कहलाती है? हिमांक कहलाती है। वह ताप क्या कहलाएगा? हिमांक कहलाएगा उस पदार्थ का। जैसे पानी की बात करें तो पानी का जो हिमांक होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जमने लगता है। अब देखिए अगर बर्फ़ जो है ठोस अवस्था में है उसको हमने क्या किया? द्रव अवस्था में लाना चाहा, यानी इसका मतलब ठोस को द्रव में कन्वर्ट किया। तो ठोस को क्या किया? हमने गलाया, और गलाया का मतलब गलनांक हो गया वो। तो वह ताप जिस पर कोई ठोस किस अवस्था में कन्वर्ट हो जाए? द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाए या पिघलने लगे, वह ताप क्या कहलाएगा? उसका गलनांक या संगलन कहते हैं। गलने लगे तो वो क्या कहलाएगा? गलनांक हो गया। ये गलनांक की डेफिनेशन हो चुकी है और हिमांक की हो गई। अब देखिए जब बर्फ़ जो है यानी ठोस अवस्था से हमने किस में कन्वर्ट किया? गैस अवस्था यानी वाष्प अवस्था में कन्वर्ट किया। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो सीधे ही ठोस अवस्था से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहलाते हैं, और यह क्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। एग्जाम्पल की बात करें, कपूर, नौशादर और नेप्थलीन किसके उदाहरण हैं? ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं। ऐसे ही इधर देखिए आप कि पानी जो है इसको आपने क्या किया? गर्म किया, यानी गर्म कब तक करना है? उबलने लगे। और पानी जो है कब उबलता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। इसका मतलब उबलना तो बराबर क्या हो जाएगा? कोई भी द्रव जिस ताप पर उबलने लगे, वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है वह उसका क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। जैसे पानी का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वह ताप जिस पर कोई द्रव क्या हो? उबलने लगे, वो क्या कहलाएगा? उसका क्वथनांक कहलाएगा। जैसे जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जल कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर उबलता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर उबलता है। इसके बाद में देखिए वाष्प को अगर हमने ठंडा किया, वाष्प ठंडी होकर के इकट्ठा होंगे। जो गैस के अणु दूर दूर थे वो पास आएंगे, ठंडा होकर के एक बड़े कण का निर्माण करेंगे, यानी द्रव अवस्था में जब कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो क्रिया क्या कहलाएगी? संघनन कहलाएगी। क्या होगा संघनन में? कि गैस के अणु जब दूर दूर थे उनको इकट्ठा करना चाह रहे हैं। इकट्ठा कब होंगे? जब क्या करेंगे? उनका जो टेम्परेचर है वो क्या किया? कम किया, वो पास आए, यानी ठंडा किया हमने। ठंडा करने पर वो क्या होंगे? जो वाष्प के जो अणु यानी गैस के जो अणु थे वो पास आएंगे, और पास आकर के एक बड़े कण का निर्माण करेंगे, और ये क्रिया क्या कहलाएगी? संघनन कहलाएगी। तो इसमें देखिए वाष्पन हो चुका है, संघनन, गलनांक, हिमांक और ये ऊर्ध्वपातन, क्वथनांक आदि क्रियाओं के बारे में हम आसानी से समझ सकते हैं कि किसका मतलब क्या है। पानी का जो क्वथनांक होता है, यहाँ से जैसे क्वेश्चन लिखें हम, पानी का जो घनत्व, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या होता है? अधिकतम होता है। पानी का घनत्व, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जल का जो घनत्व है कितने ताप पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का घनत्व क्या होता है? अधिकतम होता है। जैसे ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड से
अधिक ताप किया हमने, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप कर दिया। जैसे ही अधिक ताप किया यानी ताप को हमने बढ़ाया 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से, तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, आयतन के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। और आयतन जब बढ़ेगा तो घनत्व के मान में कमी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि D बराबर हम जानते हैं भार बटे आयतन, यानी W/V कह सकते हो या M/B। जब B का मान बढ़ गया तो इसका मतलब घनत्व के मान में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जल का जो घनत्व है वो कब होता है अधिकतम, 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अधिकतम होता है। जैसे ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से अधिक ताप किया तो आयतन के मान में वृद्धि होती है। आयतन के मान में वृद्धि होगी तो हम जानते हैं D बराबर M/B। तो आयतन B बढ़ा तो इसका मतलब घनत्व के मान में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से अधिक करने पर पानी का जो घनत्व है वो कम होता जाता है।